Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम जो टॉपिक जिस पे बात करेंगे, व्हाट इज मीजल्स डिजीज। मीजल्स डिजीज है क्या, किसको कहते हैं? मीजल्स डिजीज हम खसरे की बीमारी को कहते हैं। इसकी क्या साइन सिम्टम होते हैं, कौन सी ऐसी निशानियां होती हैं जिससे हम डायग्नोसिस होते हैं, इसके कौन से काजेज होते हैं, और इनिशियल क्यों नहीं हम कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, क्या वजह होती है खसरे की बीमारी में। ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं हाई रिस्क वाले जिन्हें ज़्यादा खतरा होता है। खसरे होने के बाद कौन सी मेजर कॉम्प्लिकेशनें हो सकती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कैसे हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द मीजल्स, मीजल्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और प्रिवेशन कैसे करेंगे। इस कंप्लीट डिटेल पे अब हम आज डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहले मीजल्स। मीजल्स का जो ड्यूरेशन होता है 7 से 14 दिन का होता है। किसी भी पेशेंट को जब भी खसरा हो जाता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है 7 से 14 दिन होता है। इसीलिए इनिशियल जब पेशेंट किसी बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे अफेक्टेड होते हैं, जब भी हो जाता है तो इनिशियली स्टार्टिंग में इसकी निशान सिम्टम निशानें नहीं आती। इसीलिए ये मुश्किल होता है स्टार्टिंग में डायग्नोसिस करना, क्योंकि ये एक हमारी जो ये बीमारी होती है कि एक वायरस की वजह से होती है। इसका जो वायरस का जो वायरस है उसका नाम जो है मोरबिला वायरस है, जिसकी वजह से अक्सर ये खसरे की बीमारी होती है। इसको एयरबोर्न डिजीज भी कहा जाता है। इसका जो डेवलपमेंट जो होती है, इसका सिम्टम जो जो पेशेंट में स्टार्टिंग होती है 7 से 14 दिन में स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट होती है। ये एक्सपोज 7 से 14 दिन में भी हो सकता है। मीजल्स इस खसरे की जो बीमारी है, इसके काजेज जो है एक वायरस है। लेकिन इसे अमूमन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये हमेशा ये डेड आंखों से फेस से स्टार्ट होता है। अपीरस फेस से इसको जो बिहाइंड बिहाइंड इसके कान के एयर के और स्ट्रेट छाती से ऊपर से लेकर नीचे तक ये डाउन तक इसके फैलता है। इसकी जो ज़्यादा जो हमारी जो निशानियां इसमें आती हैं, इसके जो हमने काजेज पढ़ा था, मोरबिला वायरस पढ़ा था, इसको काजेज काजमैन वायरस है। ये ऐसे पेशेंट जो रूम में जो 10 जो पीपल रहते हों, जो अनवैक्सीनेट हो, उनको ज़्यादातर नो को खसरे की बीमारी हो जाती है। और हम बताएंगे इसका कैसे मीजल्स कैसे स्प्रेड होता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलता है, कैसे फैलता है मीजल्स। क्योंकि जब भी मीजल्स किसी को भी होता है तो कम्बिनेशन सबसे पहले क्या होता है, उसमें कफिंग होती है, कफ। क्योंकि एयर जब खांसता है बंदा, उसके जरिए एयर हवा के जरिए ये फैलता है, ड्रॉपिंग इसका। दूसरा इसका मेन का स्प्रेड का जो होता है सिनेज, निच के जरिए जो है उसके होता है, बात करने से ये स्प्रेड होता है। और इसके अलावा जिस पेशेंट को खसरा हो और उसके से पानी को या फूड को अगर शेयर करता है, जिससे भी फैलने का खतरा होता है। इसके अलावा जैसे किसी को मीजल्स खसरा हो गया हो, जिसके साथ आप हाथ हैंड शेक करते हो, होल्डिंग करते हो, हैकिंग करते हो, ऐसे पेशेंटों को करने से ये स्प्रेड का होता है, इसका फैलने की वजह बन सकती है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसकी निशानियों की। जब भी जब भी पेशेंट को जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, फीवर होता है। फीवर के साथ रनी नोज, नाक बहना, ड्राई कफ होना, ये इनिशियल होता है। इसके साथ स्टार्टिंग में अक्सर पेशेंटों को ज़्यादा डायरिया या मोशन भी साथ होते हैं, क्योंकि इसकी साइन सिम्टम 7 दिन के बाद स्टार्ट होती है क्लियर डायग्नोसिस के लिए। तो इनिशियल वो ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि इसकी साइन सिम्टम स्टार्टिंग होती है 5 से 7 दिन के बाद स्टार्ट होती है। जिससे स्टार्टिंग इसकी फेस से होती है, सबसे पहले इसकी आंखें से शुरू होती है,
आंखों में रेडनेस आएगी इनों की, माउथ में इसके जो है हल्के से वाइट से स्पॉट बन जाएंगे, और उसके बाद स्किन पे, कान के नीचे, एयर के नीचे, फिर अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक जो है ना इस पे स्पॉट रैशेस हल्के हल्के से बनते जाएंगे। ये जो सिम्टम्स हैं खसरे की बीमारी के निकलेंगी। और ऐसे पेशेंट को जो निकलेंगे ये उसकी सिम्टम होते हैं। और ऐसे पेशेंट जो रिस्क में, कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? नंबर 1 वो अनवैक्सीनेट बच्चे, वो जो बच्चों जिन्हों को वैक्सीन न की गई हो, सबसे पहले उन लोगों को खतरा होता है इन्फेक्शन का ज़्यादा होने का। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट जो ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, उन्हों को सबसे ज़्यादा रिस्क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए, वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हों को सबसे विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, उन पेशेंटों को ज़्यादा, क्योंकि विटामिन ए की कमी होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा उसके मोस्ट सीवियर उसको खतरा होता है कि विटामिन की वालों को मीजल्स के कुछ हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। पेशेंट को जब कसरा हो जाए उसके बाद क्या क्या मेजर हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन? देखिए, उसमें पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकता है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है आंखों से देखने का जो है प्रॉब्लम हो सकता है उनको। उसके बाद आता है डीफनेस, उसके बाद सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है उसको। उसके बाद नमूनिया हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ये चेस्ट बीमारी पे ज़्यादा अटैक होता है, ज़्यादा इसके नमूनिया के खतरा हो सकता है। एंसेफेलाइटिस मीन्स इसकी जो दिमाग में है वो सोजस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट जो बहुत कमज़ोर हों, वीक हों, इम्यून सिस्टम का डिप्रेस हो, कहीं उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की गई हो और उसका केयर ना की गया हो, तो उन्हों की भी ये डेथ भी हो सकती है। ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर मीजल्स के, ये हो सकती है। उसके अलावा हम बात करेंगे वैक्सीन की। कौन सी वैक्सीन हमें लगाते हैं? अमूमन हमारे पास 2 किस्म की वैक्सीनें होती हैं, जिसको MMR कहते हैं। एक वैक्सीन, MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन। ये अक्सर बच्चों को 9 महीने से 15 महीने में वैक्सीन की जाती है। फर्स्ट डोज 9 मंथ में लगाया जाता है और सेकंड डोज जो होता है 15 महीने में लगाया जाता है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन MR के नाम से भी आती है, जिसको मीजल्स या रूबेला का कहते हैं। ये भी जो वैक्सीन जो होती है बच्चों में लगाई जाती है 9 महीने से 15 महीने में। इनके 2 डोज होते हैं, एक 9 महीने में लगाई जाती है और सेकंड डोज 15 महीने में लगाया जाता है, जो है इस एज में लगाए जाते हैं। ये 2 वैक्सीनें होती हैं, इससे ये है प्रोटेक्शन, बच्चे की इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैक्सीन जो लगाई जाती है। अलावा हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं इनों पे? सबसे पहले तो बेस्ट प्रिवेंशन का जो होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीन सबसे पहले तब बच्चे जब होता है उस दौरान अगर वो वैक्सीनेशन करवा दे तो बच्चे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है उस बीमारी के खिलाफ। दूसरा प्रिवेंशन, जैसे किसी जब जो हॉस्पिटल में काम करते हो उनको प्रोटेक्शन के लिए हैंड वॉश करना, ग्लव्स यूज़ करना, मास्क यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसे इसके अलावा हम जैसे किसी पेशेंट को होता है तो उसके उसके घर में उसकी केयर सबसे की जाती है, सब बहुत बेस्ट केयर यही होती है। तो उसको जो है आउट ऑफ साइट पे नहीं रखते हैं, उसको ज़्यादातर उसको जो है कमरे में रखा जाता है, इसीलिए कि जो उसको हवा में फैलने का वो जरा से वो दूसरे अफेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा उसको
जो है उसको जो रूम में रखा जाता है और उसकी केयर ज़्यादा की जाती है। और इनों के सबसे ज़्यादा केयर के लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट में इसकी क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहली बात ये होती है कोई इसकी स्पेसिफिक ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ट्रीटमेंट वायरल की जो स्पॉट है, हाँ इसको स्पॉट के लिए सबसे पहले जो है जिसको भी बीमारी होती है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अक्सर जो बच्चों को फीवर होता है वो फीवर के लिए एंटीबायोटिक एंटी जो है जिसमें आपको पैरास्टामोल हो गया, आपका जो पैंडोल हो गया, इस तरह के जो है बच्चों में ड्रॉप्स जो आते हैं वो अभी यूज़ करना चाहिए। बड़ों में मैन भी हो सकता है ये चीज़, उसको मैन को फीवर को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले वो दे देते हैं। उसके वो सपोर्ट के लिए जो उसका फीवर को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा प्राइमरी में विटामिन ए, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अभी बताया कि विटामिन ए जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो उसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन ए के कैप्सूल दिए जाते हैं। और जब भी किसी को भी खसरे की बीमारी हो जाए तो उसमें विटामिन ए के कैप्सूल देना लाजमी होते हैं। वो आपको 3 से 5 दिन तक डेली उसको कैप्सूल यूज़ करना चाहिए विटामिन ए के। उसमें 2 किस्म के विटामिन के कैप्सूल आते हैं, एक नीले में आते हैं, एक रेड में आते हैं। 1,00,000 यूनिट और 2,00,000 यूनिट के आते हैं। 1,00,000 जो होता है वो नीले कलर का होता है और 2,00,000 जो है रेड कलर में यूनिट में आते हैं। और साल से ऊपर वालों को रेड दिए जाते हैं और 6 महीने से छोटे को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उसको माँ का दूध पिया होता है, उसमें इम्यून सिस्टम का विटामिन बहुत मिलता है उसको। इसीलिए जो है वो 3 से 5 दिन के लिए इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और दूसरा हमें अगर और बेटर इसको केयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस पेशेंट ऐसे पेशेंट के लिए। सबसे पहले तो उस पेशेंट को हमने फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमने दवाई देनी होती है, फीवर कम के लिए। और दूसरा उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा हम रेस्ट कराते हैं, उससे ज़्यादा जूसेस, सबसे ज़्यादा उसको जूसेस यूज़ करना चाहिए। जूसेस से इससे ये क्या आ गया कि जूसेस हमें ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उनके जितना टॉक्सिन लेवल होता है वो यूरिन के ज़रिए आउट हो जाता है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा फ्लूइड यूज़ करना चाहिए इसमें, जूसेस हैं मुख्तलिफ। और इसमें सबसे बेस्ट ये है कि इसके मुंह में छाले बन जाते हैं, तो इसके लिए हम नमक के पानी के उसके साथ में उसको गरारे कराने चाहिए, जिससे वो जो मुंह में जो छाले होते हैं उनमें बहुत रिलीफ मिल जाता है, पेनल्टी उसको मिलती है। क्योंकि नमक में ऐसी खसालत होती है कि वो चीज़ पाई जाती है जो आपके जो उसमें स्पॉट जो बन जाते हैं उनको सोलिंग में कवर करता है। और ऐसे पेशेंट को हम सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, जिससे हम आपको उस पेशेंट को जो है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट को, उसको रेस्ट के लिए रेस्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जूसेस पानी से ज़्यादा यूज़ करवाना चाहिए, जिससे और एंटीबायोटिक उसको मेडिसिन देनी चाहिए जिससे वो ये बेस्ट, और इसके साथ में विटामिन ए का। और दूसरा ये है कि इनिशियल ये 5 दिन पहले स्टार्ट जब भी बच्चे को हो जाता है तो उस दौरान जो है ये डायग्नोसिस नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि इसकी साइन सिम्पटम जो निशानियां होती हैं बहुत देर से स्टार्ट होती हैं, जिसमें आखिरी में जो है आंखों में जो है रेडनेस आना, नाक से पानी बहना और साथ में माउथ में स्पॉट बनना और साथ में पूरी स्किन पे रेसेस आना। ये तो इनिशियल से 6-5 दिन के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हाई फीवर और साथ में डायरिया मोशन की ये चीज़ें होती हैं।